अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किलिंग इक्वेशन एंड किलिंग वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद मैं किलिंग इक्वेशन निकालूंगी फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है किलिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक है, किलिंग वेक्टर बेसिकली हमारे पास होता है कि एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें हमारे पास ली डेरिवेटिव का मीट्रिक टेंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने किलिंग वेक्टर की डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ऐसी डायरेक्शन जहाँ पे ली डेरिवेटिव का मीट्रिक टेंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास किलिंग वेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब हम किलिंग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है। ठीक है, इसको हम मज़ीद ओपन करके लिखें तो हम लोग इस तरह लिखते हैं GAB कॉमा कॉमा हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव को। ठीक है, रो C प्लस GCB रो C कॉमा A कॉमा अगेन बताती चलूँ कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है GAC रो C कॉमा B और ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये हमारे पास ली डेरिवेटिव है और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास किलिंग इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ली डेरिवेटिव, तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास ली डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ली डेरिवेटिव हमारे पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ली डेरिवेटिव हमारे पास होता क्या है। ठीक है, ली डेरिवेटिव हमारे पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हमारे पास इवेलुएट करता है कि चेंज कहाँ पे आया है। ठीक है, चेंज ऑफ टेंसर अलोंग द फ्लो डिफाइंड बाय अनदर वेक्टर फील्ड। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट्स हमारे पास ली डेरिवेटिव एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि चेंज कहाँ पे आया है। ठीक है, चेंज ऑफ टेंसर फील्ड अलोंग द फ्लो डिफाइंड बाय अनदर वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास ली डेरिवेटिव का मीट्रिक टेंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास किलिंग इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं किलिंग इक्वेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आती है, किस तरह से निकालते हैं, अब वो मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं किलिंग इक्वेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का मीट्रिक लिख लेते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मीट्रिक होता है हमारे पास 1 0 0 r²। ठीक है, एंड हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स का आपको पता है जिसमें हमारे पास r एंड थीटा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन निकालने से पहले हम किलिंग वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास रो इक्वल है रो 1 के एंड रो 2 के। ठीक है, ये हमारे पास दो किलिंग वेक्टर हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो किलिंग वेक्टर हैं। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद बता देते हैं कि इसके अंदर के एलिमेंट्स किस तरह के हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर एंड थीटा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आर एंड थीटा का मतलब ये है कि हमारे पास जो किलिंग वेक्टर्स हैं ये भी हमारे पास आर एंड थीटा के कंपोनेंट्स होंगे।
ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, रो 1 आर कॉमा थीटा और रो 2 भी हमारे पास आर एंड थीटा के ही हैं कोऑर्डिनेट्स। अब हम अपनी किलिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इस किलिंग इक्वेशन को लिखेंगे और इसके अंदर मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास किलिंग इक्वेशन होती है जी ए बी सी रो सी प्लस जी सी बी रो सी कॉमा ए प्लस जी ए सी रो सी कॉमा बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक किलिंग इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर हम बारी बारी G11, G12 एंड G21 एंड G22 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारे पास G11 का एलिमेंट है, ये G12 का एलिमेंट है और ये G21 है और ये G22 है, ठीक है। हमारे पास किलिंग इक्वेशन में सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, यानी G12 हमारे पास इक्वल है G21 के, ठीक है। ये हम निकालेंगे। दूसरा, हम लोग G11 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, G12 के लिए एंड G22 के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको G11 के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। G11 का मतलब है कि हम लोग पहले A हमारे पास 1 है और B हमारे पास 1 है और C हमारे पास एक डमी वेरिएबल है, ठीक है। G11 कॉमा C रो C प्लस GC1 रो C कॉमा 1 प्लस G1C रो C कॉमा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। डमी वेरिएबल का मतलब है कि हम इसको C को 1 एंड 2 वैल्यूज देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एलिमेंट सिर्फ G11 एंड G22 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बोला हम C को 2 नहीं रख सकते, वो ऑटोमेटिकली 0 ही होगा, ठीक है। तो आप देख के बेशक लिख लें और इसको 0 कर दें या आप लिखें ही ना, वो बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि G11 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है यानी 1, और इसको हम पार्शियल डेरिवेट करना है 1 और 2 के रिस्पेक्ट से। तो कांस्टेंट का जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 हो गई, ठीक है। और अब हम यहाँ पे C इक्वल टू 1 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। C11 रो C1 प्लस G11 रो 1 कॉमा 1, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। C इक्वल टू 2 लिख भी सकते हो, ठीक है। G12 रो 2 कॉमा 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 1 दे तो दिया, बट हमें मीट्रिक में 2 1 और 1 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दोनों सेम टर्म्स हैं, क्या बन गया 2 1 1 रो 1 कॉमा C। G11 हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम G11 की जगह 1 लिख लेते हैं और रो को हमने पार्शियल डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू R, क्योंकि ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है और क्योंकि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास R एंड थीटा इन्वॉल्व होता है। R 1 प्लेस पे है एंड थीटा 2 प्लेस पे है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसीलिए हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल R डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब पार्शियल बाय पार्शियल R इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया है, यहाँ पे रो भी आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है कि रो हमारे पास R एंड थीटा दोनों का फंक्शन है, ठीक है। अगर ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू R इक्वल टू 0 है तो हमारे पास रो 1 किसके इक्वल आया, f ऑफ थीटा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू R इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए अब हमारे पास रो 1 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू आ गई, कोई ना
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रो वन की पार्शियल डेरिवेट में हमारे पास वैल्यू आई थी, तो हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ थीटा फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रो आर और थीटा दोनों का फंक्शन है। तो कोई फंक्शन आया थीटा का, इसको हम वन इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको G11 के लिए सॉल्व किया है। अब हम इसको 1-2 या फिर 2-1 के लिए सॉल्व करेंगे। हमने बताया कि 1-2 इक्वल है 2-1 की, सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम फॉर G12 के लिए सॉल्व करने लगे हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसको 1-2 के हिसाब से इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। रो सी प्लस जी सी टू रो सी वन प्लस जी वन सी रो सी कॉमा टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास G12 जो है हमारे पास मीट्रिक में इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इसको यहीं पे ही कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब C आपको पता है कि यहाँ पे एक डमी वेरिएबल है, ठीक है। डमी वेरिएबल मतलब हम उसमें खुद से वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास C की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अगर हम एक दफ़ा C में इक्वल टू 1 रखते हैं तो G12 तो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम G22 हमारे पास किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसमें डायरेक्ट C इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा G22 रो 2, 1 प्लस यहाँ पे देख ले G1C है, ठीक है। हमारे पास गिवन मेट्रिक में G11 की वैल्यू है, G12 की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम इसके अंदर G11 डाल लेते हैं, C इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब G22 हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। गिवन मेट्रिक में हमारे पास मेट्रिक था GAB इक्वल टू 1, 0, 0 आर स्क्वायर, ठीक है। हम इस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास रो 1 इक्वल आया है, रो 1 हमारे पास इक्वल आया एफ ऑफ थीटा के, ठीक है। हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, आर की रिस्पेक्ट से इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। प्लस G11 हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर पार्शियल रो 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल आर प्लस हमने 1 इक्वल टू एफ ऑफ थीटा पहले फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहीं पे ही डायरेक्ट एफ ऑफ थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। रो 1 की जगह पे हमने एफ ऑफ थीटा लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, आर स्क्वायर पार्शियल प्लस एफ डैश ऑफ थीटा जो कि हमारे पास इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हम रो 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बन गई है पार्शियल रो 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल आर इक्वल है हमारे पास माइनस एफ डैश ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रो 2 की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेट वैल्यू है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रो 2 हमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रो 2 इक्वल है माइनस एफ डैश ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर प्लस जी ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई रो 2 की एफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर प्लस जी ऑफ थीटा, मतलब हमारे पास रो 1 एंड रो 2 दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने G11 और G12 की रेस्पेक्ट से सॉल्व कर लिया, अब हम G22 की रेस्पेक्ट से इसको सॉल्व करते हैं और अपनी किलिंग इक्वेशन निकाल लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज डाल लेते हैं G22 के रेस्पेक्ट से। हमारे पास G22 है R, ठीक है, ये हमारे पास मीट्रिक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें C की वैल्यूज किस तरह देंगे ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास G22 R के फंक्शन में गिवन है, ठीक है। अगर तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो वो तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट C इक्वल टू 1 की वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि C इक्वल टू 2 के लिए ये हमारे पास ज़ीरो देगा, ठीक है। अब सेकंड वाले को वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम C इक्वल टू 1 देंगे तो G12 तो इक्वल टू 0 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसमें हम डायरेक्ट C इक्वल टू 2 की वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे भी हम C इक्वल टू 2 की वैल्यू दे देंगे। अब हम इसके अंदर अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। G22 हमारे पास R स्क्वायर के इक्वल है, और रो वन हमने निकाला हुआ था जो कि हमारे पास एफ ऑफ थीटा के इक्वल आया था, प्लस G22 रो 2 के हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल थीटा की। यहाँ पे आप लोग R स्क्वायर लिख लें, प्लस R स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा रो 2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो 2R बन जाएगा, 2R एफ ऑफ थीटा प्लस 2R स्क्वायर पार्शियल स्टूडेंट्स हम रो 2 की वैल्यू हम G12 में निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हम इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रो 2 की वैल्यू इसके अंदर डाल दी और अब हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे हम एफ वाली टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। और जी वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रो 2 की वैल्यू निकाली थी जो कि हमने G12 में सॉल्व की थी। इसको पार्शियल डेरिवेट किया, ठीक है। पार्शियल डेरिवेट करने के बाद मैंने एफ वाला फंक्शन अलग लिख दिया और जी वाला फंक्शन अलग लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास g का डेरिवेटिव है, हमें g के वैल्यू निकालने के लिए इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। जो कि हमारे पास g इक्वल टू C1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास f प्लस एफ का डबल डेरिवेटिव है, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं जो कि हमारे पास इस तरह से बनेगी। f डबल डेरिवेटिव की जगह हम d स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस f की जगह 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। डी हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आ गया है, ठीक है, तो हम इसका हमारे पास सोल्यूशन बनेगा C2 कॉस थीटा प्लस C3 साइन थीटा,
ठीक है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम इसको इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एफ के भी आ गया सोल्यूशन, हमारे पास एफ की भी वैल्यू आ गई और जी की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास अब जो जो भी हमारे पास आया है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर प्लस जी ऑफ थीटा के इक्वल आया था। अब हमने अपने एफ और थीटा की वैल्यूज़ G22 में निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम सिंपली उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। एफ हमारे पास इक्वल आया था C2 कॉस थीटा प्लस C3 साइन थीटा एंड जी हमारे पास आया था इक्वल टू C1 के, ठीक है। तो यहाँ से हम रो 1 की तो वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब रो 2 की वैल्यू इन दो इक्वेशन को यूज़ करके एफ ऑफ थीटा एंड जी ऑफ थीटा को यूज़ करके रो 2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। रो 2 हमारे पास इक्वल है एफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर प्लस जी ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम एफ का डेरिवेटिव ले लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा -C2 साइन थीटा प्लस C3 कॉस थीटा एंड जी ऑफ थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल है C1 के, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अपना सेकंड किलिंग वेक्टर भी आ गया है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे हमारे पास सेकंड किलिंग वेक्टर भी आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास किलिंग वेक्टर 1 एंड ये हमारे पास किलिंग वेक्टर 2 की वैल्यू भी आ गई। तो हमने कितनी आसानी से अपने किलिंग वेक्टर्स फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं रो 1 कॉमा रो 2 के इक्वल था हमारे पास किलिंग वेक्टर। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं C2 कॉस थीटा प्लस C3 साइन थीटा एंड रो 2 हमारे पास इक्वल है -C2 साइन थीटा प्लस C3 कॉस थीटा प्लस C1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी किलिंग इक्वेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।